हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आपके सामने आज मैं हाजिर हूं एक नई क्लास लेके हिंदी व्याकरण की समास। हिंदी व्याकरण की क्लास आज से हम प्रॉपर टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो सीरीज है इसका नाम है हिंदी व्याकरण की मैजिकल स्टिक। इसको मैजिकल स्टिक इसलिए नाम दिया गया है कि एक ऐसी छड़ी जो जादुई है और हम हिंदी को इस जादुई छड़ी से सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है। हिंदी में हमें ये लगता है कि कुछ ऐसा खास नहीं है, और जब हम एग्ज़ाम में जब अपीयर होते हैं, जब पेपर देने जाते हैं, तो उसमें मान लीजिए 100 क्वेश्चन हिंदी के हैं, तो उसमें से 80 तो लगभग सभी के आते हैं, 70 से 80 जो अच्छे स्टूडेंट आते हैं होते हैं उनके 70 से 80 आते हैं। लेकिन 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फाइट होती है, उन्हीं से सिलेक्शन डिसाइड होता है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, मेरे जब सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे 100% मार्क्स थे हिंदी के सब्जेक्ट में, हिंदी के पोर्शन मेरे 100% मार्क्स थे। इसलिए मेरे सिलेक्शन का सबसे जो मेजर एक पॉइंट था वो हिंदी के मार्क्स जो वो बना, वो मेरा प्लस पॉइंट बना। तो उसका कारण ये था कि मैंने हिंदी पे अच्छी पकड़ बनाई थी। आपने ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी यूट्यूब की क्लासेस आपने देखी होंगी, ली होंगी, और इसको आप पढ़िए, समास एक टॉपिक आप पढ़िए और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको ये पता चल जाएगा कि औरों के पढ़ाने में और एक प्रदीप सर की मैजिकल स्टिक में क्या अंतर है। तो आज हम चलिए पढ़ते हैं समास, और यहाँ जानते हैं कि इस मैजिकल स्टिक में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे कि समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षेप। किसी दो या दो से अधिक शब्दों का मेल बना के वो संक्षेप में हो जाए, उसी को बोलते हैं समास। नॉर्मली क्या होता है कि हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो 6 प्रकार के समास पढ़ते आए हैं। गलती से 5 लिखा था, 6 प्रकार के समास पढ़ते आए हैं। लेकिन 6 प्रकार के समास होते नहीं हैं, होते केवल 4 प्रकार के समास हैं। 4 प्रकार के समास ऐसे होते हैं जो तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, अव्ययी भाव होता है, बहुब्रीहि होता है, और एक समास और होता है जिसको बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो इसमें क्या है कि ये चौथा समास है। अब हम बता रहे हैं 4 ही टाइप के समास क्यों हैं। 4 टाइप के समास ये हैं कि एक तो हो गया तत्पुरुष, और दूसरा हो गया अव्ययी भाव, तीसरा हो गया बहुब्रीहि, चौथा हो गया द्वंद्व। जो तत्पुरुष है उसी का टाइप है कर्मधारय, और उसी का टाइप है द्विगु। ये हमें समझना होगा। इसी का टाइप है कर्मधारय और इसी का टाइप है द्विगु समास। अब हमको ये जानना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आ रहा है कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, हम तत्पुरुष का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रसोई घर। रसोई घर में कौन सा समास है, और ए में है तत्पुरुष, बी में है द्वंद्व, सी में है द्विगु, और डी में है इनमें से कोई नहीं, या कह सकते हैं बहुब्रीहि, कोई भी एक ऑप्शन जो ना हो। अब रसोई घर में तो तत्पुरुष समास है, तो इसको हमने टिक कर लिया। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आ गया कर्मधारय का, और वो आ गया पीताम्बर। रसोई घर के लिए तो आपने फट से तत्पुरुष लगा दिया, और आ गया पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पता चला है पीताम्बर में कर्मधारय समास है, और कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है। आप सोचिए कि आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं है। कर्मधारय तत्पुरुष का ही तो टाइप है, ये तत्पुरुष समास हो गया। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि तत्पुरुष मतलब ये जो टाइप हैं कि तत्पुरुष के 2 टाइप हैं, कर्मधारय, द्वंद्व। ये इसके स्पेशल टाइप हैं। बस इतनी सी बात है। तो अब हम पढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है कि समास कौन सा समास है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम पुरुष और द्वितीय, प्रथम पद और द्वितीय पद। पद क्या, इसको उत्तर पद भी कहते हैं, द्वितीय को ही उत्तर पद भी कहते हैं। तो प्रथम पद या उत्तर पद, जिसमें जैसे तत्पुरुष है तो इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। इसी का टाइप है कर्मधारय, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। इसी का टाइप है द्विगु, तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। हमें यह देखना है। तो ये तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
किस समास में उत्तर पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान नहीं है, और इसमें से 3 ऑप्शन है, चौथा कोई और है, तो चौथा आंसर हो जाएगा कि उसमें उत्तर पद प्रधान नहीं है। ये जानने से ये भी एक फ़ायदा मिलेगा कि हमें ये भी पता होगा किसका उत्तर पद प्रधान है और किसका प्रथम पद प्रधान है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल उदाहरण ही पूछा जाए कि किसमें कौन-सा समास है, और भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास जो है कर्मधारय और द्विगु इसके टाइप है, तो तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिसको मैंने सेकंड लिखा है उसको टिक किया, ये वाला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में पहला दूसरा ना हो के तीसरा पद प्रधान होता है, यानी एक अन्य पद होता है वो प्रधान होता है। और चौथा जो होता है वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होता है, ये है। अब हम आते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास पे। पहला समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम आएंगे, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, हम थोड़ा इंग्लिश में भी लिखेंगे ताकि ज्यादा आसान हो समझने में, एडजेक्टिव प्लस नाउन इसका होता है। आप लोग देखते जाइए हमारी मैजिकल स्टिक क्या कर रही है, आप इसको एंजॉय करके पढ़िए, बर्डन लेके नहीं कि हाँ हम हिंदी ग्रामर एकदम डीपली पढ़ रहे हैं, पढ़ एकदम डीपली रहे हैं, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिए कि हम किस तरीके से किस मजे से पढ़ेंगे। नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, इसी फॉर्म में होगा हमेशा। जैसे रसोई घर, एक साथ ही होगा, मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब जो रसोई घर है, घर क्या है? घर है नाउन, और इसकी विशेषता बता रहा है रसोई, क्योंकि घर चाहे वो रसोई घर होगा और पेशाब घर होगा या कोई सा भी होगा तो ये चेंज होगा रसोई घर। तो ये जो है इसकी विशेषता बता रहा है, किसका घर? रसोई का घर, यानी ये घर की विशेषता बता रहा है। दिस इज एडजेक्टिव। ये जो हो गया वो हो गया एडजेक्टिव, इसी फॉर्म में हमेशा होगा। तो इसी फॉर्म में होगा तो वो तत्पुरुष भी होगा, कर्मधारय भी होगा और द्विगु भी होगा, क्योंकि तीनों दोनों इसी के टाइप ही तो हैं जो मैंने बताया था, इसी के टाइप ही तो है दोनों तत्पुरुष के। तो ये तीनों में यही होगा। क्या क्या फॉर्म होगी? एडजेक्टिव प्लस नाउन की ही फॉर्म होगी, बशर्ते केवल एक चीज होगी, अगर इसके बीच में विभक्ति आ जा रही है। कहां से? कर्म कारक से, कर्म कारक से अधिकरण तक विभक्ति आ जा रही है, तब तो ये तत्पुरुष होगा, नहीं तो कर्मधारय या द्विगु में से कोई होगा। मतलब जैसे हम बात करते हैं रसोई घर की, हमने बात की थी, हम बात जैसे इसी की बात करते हैं, रसोई घर, तो रसोई का घर एडजेक्टिव नाउन, रसोई का घर, ये रसोई के लिए घर। तो के लिए क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, दिस इज संप्रदान। के लिए अगर विभक्ति आई तो संप्रदान कारक हुआ, तो संप्रदान हुआ। तो ये दो तरीके से जानना जरूरी है। एक तो ये है कि इससे हम विभक्ति पहचान लिए तो ये तत्पुरुष समास होगा। एक तो हमें ये पहचान मिल गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये हो गया कि अगर ये पूछता है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान पुरुष तत्पुरुष है, तो इसमें संप्रदान है, क्योंकि के लिए विभक्ति जो है वो किस कारक के लिए आती है? वो आती है संप्रदान के लिए। तो जहां जहां पर जैसे विभक्ति आती जाएगी उसी हिसाब से उसका टाइप होता जाएगा। तो जैसे बोलते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, ये जितने भी हैं ये सब टाइप हैं। वो कैसे होता है? जैसे यश प्राप्त है, यश प्राप्त है, यश प्राप्त, इसका क्या मतलब है? यश को प्राप्त, ये छुपा हुआ है, तो कर्ता ने कर्म को
ये कर्म आ रहा है इसलिए कर्म तत्पुरुष हो गया। और हम ये भी पहचान लिए कि विभक्ति आ रही है तो तत्पुरुष समास ही होगा। कौन सा होगा इससे हम पहचान लिए। अब जैसे अकाल पीड़ित है, अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, ये से आया ना तो करण से, तो ये करण तत्पुरुष हो गया। इससे हम पहचानते हैं गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का मतलब गृह, घर में प्रवेश, में विभक्ति आ रही है, में किसका होता है, अधिकरण का, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो हमने ये भी पहचान लिया कि तत्पुरुष समास है और कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष है। ये है तत्पुरुष समास। एक इसका और टाइप है जिसको बोलते हैं नंग तत्पुरुष, ये इया है नंग तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, ये मतलब है इसका। जैसे अनादर, इसका क्या मतलब है, आदर ना हो, ना आदर, तो ये जो हो गया, ये ना हो गया तो नंग तत्पुरुष हो गया। वैसे अयोग्य, इसका क्या मतलब है, ना योग्य, बिना योग्य के, बिना योग्यता के, ये ना जो है, इसलिए ये नंग तत्पुरुष हो गया। ये तत्पुरुष के टाइप है। अब हम आगे बात करते हैं तत्पुरुष का ही जो अगला प्रकार है वो है कर्मधारय। कर्मधारय में भी एडजेक्टिव प्लस नाउन इसी का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन बिना विभक्ति के, या ये कह सकते हैं कि कर्ता कारक के साथ, जो कि छुपा होता है, क्योंकि जो कि छुपा होता है कर्ता। जैसे पीतांबर, मतलब पीत, पीत का मतलब पीला, अंबर, तो अंबर जो क्या है, ये है नाउन, अंबर मतलब कपड़ा, नाउन ही तो है। और इसी का एडजेक्टिव किस कलर का है, कलर मतलब एडजेक्टिव, ये भी है। लेकिन पीला अंबर, पीला कपड़ा, इसमें कोई विभक्ति नहीं आ रही है, कोई कारक आ ही नहीं रहा है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। नील गाय, नील गाय क्या होता है, नीली गाय, ये नाउन है, इसी का ये एडजेक्टिव आ गया कलर, इसमें कोई विभक्ति नहीं आ रही बीच में, इसलिए कर्मधारय हो गया। घनश्याम, नरसिंह, ये सब। कुमारी, अब देखिए कुमारी है, इसमें लोगों को लगेगा कि इसमें दो दो शब्द है ही नहीं है, जबकि इसका सही से मतलब है कुंवारी लड़की। तो कुंवारी लड़की, तो कुंवारी क्या है, इन लड़की नाउन है, इसका एडजेक्टिव कुंवारी, बस ये कर्मधारय समास हो गया। अब जो अगला टाइप आता है वो आता है द्विगु समास, ये भी इसी का टाइप है, तत्पुरुष का है। तो सिंपल सी बात है, त्रिलोक, लोक जो है वो है नाउन, लोक जो है नाउन है, और इसकी विशेषता बता रहा है ट्राई, त्रि, ये भी तो एक विशेषण ही है, संख्या विशेषण है, और क्या है ये, तो त्रि, तो ये त्रिलोक जो है ये भी एक प्रकार का तत्पुरुष समास हो गया, और उस तत्पुरुष का स्पेशल टाइप है द्विगु, तो द्विगु समास हो गया। तो हमने देखा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, ये तीनों समास एक ही है, पहला टाइप। अब हम आते हैं दूसरा टाइप पे, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या होता है, जो प्रथम पद है वो समान होता है, वो मेजर होता है, वो प्रधान होता है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पूरा सामासिक पद है, पूरा सामासिक पद जो है वो क्रिया विशेषण बन जाता है, जिसको बोलते हैं एडवर्ब, ये क्रिया विशेषण बन जाता है पूरा। इस शब्द को याद किए रहिएगा, इससे बहुत हेल्प मिलेगी, इससे पहचानने में बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपसे। अव्ययी भाव में हम के बारे में हम बात करते हैं। जैसे है प्रतिदिन, प्रतिदिन एवरीडे, तो प्रतिदिन क्या है, वो प्रतिदिन आता है, वह प्रतिदिन आता है, तो आना ये क्या हो गई, ये वर्ब हो गई, और वर्ब की विशेषता जो बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब। अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश आपकी अच्छी है, बेसिक्स पता है, तो आपको समझने में बहुत आसानी मिल रही होगी। दिस इज एडवर्ब, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ पहचानने की जरूरत नहीं, एडवर्ब है तो ये अव्ययी भाव है। वैसे मैं बताऊं तो इसको कैसे पहचाना जाता है, प्रतिदिन में प्रति, ये एक अव्यय है, इसमें जो पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है, जो जिनका अकेले एग्जिस्टेंस नहीं होता, किसी न किसी के साथ आएंगे तो अर्थ देंगे। प्रत्यक्ष, प्रत्येक, यथाशक्ति, तो यथा जो है वो अव्यय है। गांव गांव,
अब कुछ लोग ये कहेंगे कि गांव गांव जो है वो द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में हाइफन लगा हुआ है, ये द्वंद्व समास होता है। ऐसा नहीं है। गांव गांव का मतलब यहां पर है वह गांव गांव टहला, यानी प्रत्येक गांव। तो दिख तो रहा है इसमें द्वंद्व, लेकिन द्वंद्व समास नहीं है। इसमें कौन सा है? प्रत्येक गांव, यहां से अर्थ आ रहा है, इसलिए ये अव्ययी भाव है। यही सब क्वेश्चन फंसाता है। घर घर गया, यानी घर घर का मतलब क्या है? प्रत्येक घर, इसलिए अव्ययी भाव है, ना कि द्वंद्व है ये रातों रात ये सब। अब एक बात और आ जाती है, आजन्म, सॉरी, आजन्म। आजन्म, आमरण, ये अव्ययी भाव है समास। तो अभी आप कहेंगे जिसमें ना आ जाता है, जिसमें ना का बोध होता है, वो नंग तत्पुरुष होता है, तो ये कैसे हो गया? तो देखिए, आजन्म का मतलब है जन्म, पूरी जिंदगी भर, जिंदगी तक मैं आपका आजन्म आधारी रहूंगा, आभारी रहूंगा, यानी पूरे जन्म तक, जब तक मेरा जन्म है, जब तक मेरी जिंदगी है। इसमें ना का अर्थ नेगेटिव मीनिंग नहीं आ रही है। यहां मरण तक, मरने तक, आमरण, इसमें भी नेगेटिव मीनिंग नहीं आ रही है, इसलिए ये नंग तत्पुरुष नहीं है। अब यहीं पर देख लीजिए, अजन्मा, अजन्मा, आजन्म और अजन्मा, देखिए यहां पर आपको समझ में आएगा। अजन्मा, अजन्मा में तत्पुरुष समास है, और आजन्म में अव्ययी भाव है, क्योंकि आ जो है अव्यय है। यहां भी अव्यय है आ, लेकिन यहां पे आ का मतलब है नेगेटिव। जन्मा, जो जन्मा ही ना हो, ना आ गया ना, इसलिए नंग तत्पुरुष हो गया, ये नंग तत्पुरुष हो गया। इसलिए हमें ध्यान रखना है आ किस में आ रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है। आ, चाहे छोटा आ आए, चाहे बड़ा आए, चाहे नी आए, जैसे निर्भय, अगर ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तब तो नंग तत्पुरुष होगा। वहां पे नंग नहीं लिखा रहेगा तो आपको तत्पुरुष पे ही टिक करना होगा, इसको छोड़िए, तब तो तत्पुरुष होगा अगर नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो। अगर नेगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा है, आ मरण, मरण तक, इसकी मीनिंग तक आ रही है आ की, ना कि नेगेटिव, तो ये अव्ययी भाव होगा। ठीक, ये आपने बेसिक डिफरेंस समझा। इसके बाद फिर आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में क्या होगा? ना तो पहला प्रधान होगा और ना दूसरा प्रधान होगा, इसमें जो तीसरा बनेगा वो पद प्रधान होगा। सीधी सी बात है, जब दो शब्द मिलकर किसी अन्य का विशेषण बन जाए, किसी अन्य का विशेषण बन जाए, जैसे पीतांबर में वैसे क्या है? कर्मधारय समास है, जो मैंने शुरू में एग्जांपल बताया था, इसका तत्पुरुष भी लिख सकते हैं, कर्मधारय भी लिख सकते हैं। अगर कर्मधारय नहीं हो तो तत्पुरुष से भी काम चल जाएगा, अगर ऑप्शन में है तो। और यही पे पीतांबर, अगर एक लाइन में इसका अर्थ दिया हो, पीला है कपड़ा जिसका, अर्थात विष्णु, ये विष्णु की विशेषता बताने लगा, ये पद प्रधान हो गया, तो यहां पर ये बहुब्रीहि हो गया। ऐसे ही बीड़ा पाड़ी, जिनके हाथ में बीड़ा है, अर्थात सरस्वती, कुरूप, जो रूप से सुंदर नहीं है, ये बहुब्रीहि हो गया। फिर आगे आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होता है, जैसे दाल रोटी, राम कृष्ण, भाई बहन, इसमें और या इन सब का बोध होता है। तो अब आप बताइए भूखा प्यासा क्या है? भूखा प्यासा, सॉरी, भूखा प्यासा, देखिए भूखा प्यासा में दो समास है, जैसे अभी मैंने पीतांबर बताया था वैसे ही भूखा प्यासा में दो समास है। एक समास है द्वंद्व, और एक समास है कर्मधारय। कैसे? जब
विशेषण बने, हमने बताया था कि कर्मधारय की विशेषता क्या होती है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। जब किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो तब वो कर्मधारय होगा। तो भूखा प्यासा का दो तरीके से उपयोग हो सकता है, बता रहे हैं कैसे। भूखा प्यासा लड़का सो गया, तो लड़का क्या है, नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है ये भूखा प्यासा, दिस इज एडजेक्टिव। तो यहां पर तो कर्मधारय समास है, इस सेंटेंस में कर्मधारय समास है। और आगे हम देखते हैं, भूखे प्यासे को निराश नहीं करना चाहिए। तो यहां पर भूखे प्यासे को क्या मतलब है, भूखे प्यासे कोई व्यक्ति हो उसको निराश नहीं करना चाहिए। तो यहां पर किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, ये ऐसे पर्सन की बात कर रहा है कि जो भी भूखे प्यासे हों। तो यहां पर विशेषण का काम नहीं कर रहा है, चूंकि विशेष एडजेक्टिव जो होता है, विशेषण जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये तो कर्मधारय के लिए होता है, ये द्वंद्व समास है। तो जो भूखे प्यासे लोग हों तो उनको निराश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये द्वंद्व है। तो ये जिस प्रकार से प्रयोग होगा, ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है, जो अच्छे पेपर बनते हैं सेंटेंस दे देंगे और फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे कि ये जो अंडरलाइन शब्द है इसमें समास बताओ। तो अगर ये है इस टाइप से तो आप इसको कर्मधारय बताएंगे, और इस टाइप से है तो इसको आप द्वंद्व बताएंगे। तो हमने ये देखा कि भूखा प्यासा जैसे है, इसमें कैसे दो समास दो तरह से बन सकते हैं। तो एक तो हमने कर्मधारय और द्वंद्व का द्वंद्व देखा, मतलब इन दोनों की टक्कर देखी। दूसरा, पीतांबर में तत्पुरुष या कर्मधारय और बहुब्रीहि का हमने द्वंद्व देखा कि इन दोनों में कैसे टक्कर होती है। तीसरा, हमने नंग तत्पुरुष, जो स्पेशल टाइप है नंग तत्पुरुष, और अव्ययी भाव का देखा कि उसमें आजन्म और अजन्मा में देखिए कैसे कैसे अलग अलग समास हैं। तो इन सब का विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपको किसी भी शब्द में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई भी इसमें गलती लगी हो, कोई भी ऐसी चीज़ लगी हो जो कि मैं ना समझा पाया हूँ, आपको फिर से समझाने की जरूरत है। या अभी इसके तत्पुरुष की स्पेशल टाइप्स और होते हैं, कर्मधारय की स्पेशल टाइप्स होते हैं, अव्ययभाव के स्पेशल टाइप्स होते हैं, बहुब्रीहि के भी स्पेशल टाइप्स होते हैं, द्वंद्व के भी स्पेशल टाइप्स होते हैं। उनको भी मैं काफ़ी डीप तक मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वहाँ तक आता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा मैं आपको नहीं कन्फ्यूज़ करना चाहता हूँ। और इतना हमें नहीं लगता कि ना कम है और ना ज़्यादा है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ भी आप जो भी समास का के एग्जाम्पल देखें या प्रैक्टिस सेट में देखें, आप उनमें लॉजिक लगाने की कोशिश करें कि कौन सा होगा और क्यों होगा, और हमारा वीडियो रिपीट करके देखें कि हाँ इसमें क्या सर ने क्या कंडीशन बताई थी। आप इस चैनल पर बने रहिए, और समास इस पे पढ़ के, और आप जैसा भी हो आप हमें रिव्यू बताइएगा, ताकि हम आगे दूसरी वीडियो बनाने के लिए, दूसरे टॉपिक के लिए हम मोटिवेट हों। और धन्यवाद आप लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।